नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखी गई कहानी कलकत्ते में एक रात। कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहां पहुंचा और हैरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया, उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में सुस्ताया, फिर स्नान किया, चाय पी, कपड़े बदलकर एक नज़र शहर को देखने बाहर निकला। बरसात के दिन थे। अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ भाड़ चहल पहल देखने लगा। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागल की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर, ट्राम गाड़ी, ये सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं खड़ा होकर सोचने लगा, आखिर यहां मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए, बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात को अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकारपूर्ण थी, इसी समय वे जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाड़ के क्या कहने थे। किसी को पलक मारने की फुर्सत नहीं थी। कुछ देर बाद बाजार की ये बहार देखकर मैं नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। दुकान छोटी थी, पर बिजली के 3 प्रकाश से जगमगा रही थी। सोडे की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धरे थे। सोने के वर्क लगी गिलोरियां चांदी की तश्तरी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंक कर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। दुकानदार पान बनाने लगा और मैं सामने लगे कद आदम आईने में अपनी सजधज देखने लगा। पान और रेज़गारी उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने पान खाए और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ ज्यों ही मैं दुकान से घूमा कि एक गौरवपूर्ण, सुंदर, कोमल हाथ मेरे आगे बढ़कर फैल गया। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो सिर से पैर तक एक सफेद चादर लपेटे हुए थी। चादर कुछ मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर में छिपा रखा था। सिर्फ 2 बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उनके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्जवल, साफ, चिकना ललाट। चिकने और घूंघर वाले बालों की एकाध लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें उसकी सुडौल देह दृष्टि, उत्फुल्ल यौवन फूटा पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय ना था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही, उसे देखते ही प्यास प्राणों में पैदा हो जाती थी। मैंने क्षण भर में उसे देख लिया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। वे एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठाक लपेटे, दूसरा हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी, एक गहरी करुणा थी। वे मानो कोई भेद छिपाए फिर रही थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह ना सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना देखे मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। धीरे धीरे वहां से खिसक कर सड़क के दूसरे छोर पर एक
खंबे के सहारे खड़ी हो मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वो स्त्री वहां खड़ी मेरी तरफ देखती ही रही। जहां वे खड़ी थी वहां काफी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता रहा। मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं, मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस करके उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का आवरण हटा दिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्रायपूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है। उसी प्रकार मैं स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूट कर निकल पड़ती थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं कुछ अचकचा गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है? मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्राम पर सवार होती हूं। आप भी इस पर चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिए। मैं जहां उतरूं आप भी उतर जाइए। वो बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्राम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की भांति बिना कुछ सोचे विचारे कूदकर ट्राम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों, पार्कों को पार करती हुई ट्राम चली जा रही थी और वे रहस्यमयी स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। कई बार मैंने ट्राम से उतरने की इच्छा की, पर जैसे शरीर कीलों से जड़ दिया गया हो, मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था। शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए थे। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्राम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखाई पड़ते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह उठ रहे थे। बड़े शहरों में ठगी होती है, सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। ज्यों ही ट्राम ठहरी, मैं उसमें से कूद पड़ा। साथ ही वे स्त्री भी उतर पड़ी। मैं एक और चलने को उद्यत हुआ और उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुककर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। मैं डरता तो नहीं। तब आगा पीछा क्या सोच रहे हो? भागने की जुगत में हो? मैं जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती हो। क्या यहां खड़े खड़े आप मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने मैं कहीं जाना नहीं चाहता। तब यहां तक क्यों आए? तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? पास ही वे मकान दिखाई दे रहा है। उसने सामने एक साधारण घर की ओर संकेत किया। वहां और कौन है? मेरा पति है। वो कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है। आप तो सब बातें यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कुछ सहायता चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं। आप चले जाइए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चल दी। वो अद्भुत अज्ञात सुंदरी मुझे अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोक झोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही है।
मैंने कहा, ठहरो, नाराज क्यों होती हो? वो खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर उन चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा, मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में मैं उस मोहक लावण्य को देखकर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता नहीं हूं। तब चले आओ। वो बिना मेरा मत जाने ही चल दी और मैं मंत्रमुग्ध की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क से गलियों में और गली से एक बहुत ही संकरी गली में वे घुसती ही चली गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वह मेरी तरफ भीतर आने का संकेत कर आगे बढ़ गई और मैं भी धड़कते हृदय से भीतर घुसकर उसके पीछे पीछे चल दिया। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार अच्छी तरह बंद करके हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बाबू को तुम ऊपर ले जाकर बैठाओ, मैं अभी आती हूं। और ये कहकर वे तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर अंधकार न था, फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ साफ नहीं दिखलाई पड़ता था। उसने अदब से झुककर कहा, चलिए, और वो आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे पीछे चढ़ता गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलंत रोशनी करके मुझे भीतर आने का इशारा किया। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वे कमरा ऐसे अमीरी ठाठ से सजा हुआ था कि क्या कहूं। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें थी। एक और पीतल के काम का कीमती छप्पर था। फर्श पर आधे से ईरानी कालीन बिछा था और आधे में मोटा गद्दा जिस पर स्वच्छ चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नफासत से सजाया गया था। कई वाद्य यंत्र, ग्रामोफोन कैबिनेट में वहां रखे थे। ये सब कुछ देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई। एक भिक्षुक स्त्री का ये ठाट! उसका मुझे फंसाकर लाने में क्या अभिप्राय हो सकता है? वे भिक्षुकी तो है नहीं, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भांप चुका था। अब उसके धन वैभव का भी ये रंग ढंग दिखलाई पड़ रहा है। मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे की प्रत्येक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा भी उठता था कि कहीं कोई आफत न सिर पर आ टूटे। वही बूढ़ा एक बड़ी ट्रे में बहुत सा नाश्ते का सामान ले आया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयाँ, नमकीन, चाय, फल, मेवा और ना जाने क्या क्या चीज़ें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो।